जैसे ही आपको लग रहा है कि बैलेंस का इशू है, स्पीच का डिसऑर्डर है, हाथ वीक हो रहा है, हाथ गिर रहा है अपर लिम्ब, या फिर पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम हो रहा है या स्पीच में डिसआर्थरिया हो रहा है, तो वो आपको तुरंत से ही एम्बुलेंस पकड़नी है और पेशेंट को नियरेस्ट स्ट्रोक सेंटर में या फिर ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे न्यूरोलॉजी सुविधा हो वहाँ पे पेशेंट को ले जाना है। तो हमें ऐसी सुविधा पे जाना है, ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे ये चारों चीज़ें, जहाँ पे आईसीयू फैसिलिटी हो, मॉनिटरिंग के लिए इंजेक्शंस हो, इमरजेंसी टीम स्ट्रोक रेडी हो, न्यूरोलॉजी सर्विसेज हो, तभी जाके वो इंजेक्शंस जो होंगे वो सक्सेसफुली तरीके से दिए जा पाएंगे और पेशेंट का जो हम डेड एरिया बचा पाएंगे। तो जब बहुत बड़ा स्ट्रोक होता है, मान लीजिए एक ब्रेन का राइट या पूरा या लेफ्ट ब्रेन पूरा ही स्ट्रोक में आ गया है, चपेट में आ गया है, तो वो सूजन कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि जो ब्रेन अगर दो हैं, राइट और लेफ्ट, तो बीच की जो मिड लाइन बोलते हैं, जो बीच की वो मिड लाइन भी शिफ्ट हो जाती है। तो वो ये वाला जहाँ पे स्ट्रोक हुआ है उसकी स्वेलिंग लेफ्ट ब्रेन को भी कंप्रेस करेगी, तो ब्रेन स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करना। तो उसके लिए हमने एक एक्रोनिम बना रखा है। एक पहले फास्ट होता था, अब होता है बी फास्ट। तो जैसे ही आपको लगे कि पेशेंट को जो बी फास्ट वाले सिम्टम्स हैं, आप पेशेंट को तुरंत अपनी या तो कार में या किसी एम्बुलेंस में लेके नियरेस्ट न्यूरोलॉजी फैसिलिटी में जाएंगे। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट पर ब्रेन स्ट्रोक के। सो एक्चुअल में हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम मोस्टली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हैं या डिसऑर्डर्स हैं, उनके ट्रीटमेंट पर बात करने वाले हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज के सेशन में हम बात करें ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट पर। तो एक्चुअल में हमने एक सेशन किया था जिसमें आपको ब्रेन स्ट्रोक के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं। लेकिन स्पेशली ये जो सेशन है इसमें हम सिर्फ ट्रीटमेंट पर बात करने वाले हैं। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है। तो आज हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर श्वेता सिंगला की। डॉक्टर श्वेता, एनबीटी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वर्षा। सो डॉक्टर, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट पर, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तब उनके क्या इमीडिएट स्टेप्स होने चाहिए और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक आ गया तो उनको इमीडिएटली क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जो शुरुआती 5 मिनट होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने क्रूशियल होते हैं? सबसे पहला जो कदम है उसमें यह स्टेप है कि ब्रेन स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करना। तो उसके लिए हमने एक एक्रोनिम बना रखा है। एक पहले फास्ट होता था, अब होता है बी फास्ट। बी फास्ट मतलब BEFAST, राइट। सो बी इज़ बैलेंस का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आईज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डबल विजन हो रहा है या फिर आँख की पलक नीचे गिर रही है या फिर दिखाई देने में ब्लरिंग हो रही है या धुंधलापन आ रहा है। एफ का मतलब बी फास्ट है ना, तो एफ फॉर फेशियल ड्रूपिंग या फेस का टेढ़ा हो जाना। ए फॉर बी फास्ट, ए फॉर एटेक्सिया, अगेन बैलेंस का इशू आना या फिर स्पीच में भी प्रॉब्लम आ जाना। जब ये सारे लक्षण रहते हैं तो इसका मतलब टी इज़ द टाइम टू कॉल द एम्बुलेंस। हमारे यहाँ पे स्ट्रोक एम्बुलेंसेस पर से सिस्टम अभी उतना अच्छा नहीं डेवलप है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो डेफिनेटली 911 है या फिर जैसे अमेरिका में तो यूजुअली स्ट्रोक एम्बुलेंसेस भी होती हैं और उसका इलाज तुरंत से शुरू हो जाता है। जैसे ही आपको लग रहा है कि बैलेंस का इशू है, स्पीच का डिसऑर्डर है, हाथ वीक हो रहा है, हाथ गिर रहा है अपर लिम्ब, या फिर पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम हो रहा है या स्पीच में डिसआर्थरिया हो रहा है, तो वो आपको तुरंत से ही एम्बुलेंस पकड़नी है और पेशेंट को नियरेस्ट स्ट्रोक सेंटर में या फिर ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे न्यूरोलॉजी सुविधा हो वहाँ पे पेशेंट को ले जाना है। तो क्योंकि घर पे बैठ के स्ट्रोक शायद हैंडल नहीं हो पाएगा, स्ट्रोक के अपने तरीके होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको एक ब्रेन स्कैन, MRI नहीं तो कम से कम एक CT स्कैन जरूरी चाहिए ताकि उसका फर्दर मैनेजमेंट हो सके। ओके, सो डॉक्टर, जो ब्रेन स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो इनिशियल जो गोल्डन टाइम होता है हॉस्पिटल जाने के लिए वो कितना होता है? सो हमारे पास इनिशियल एक विंडो होती है, 4.5 आवर्स की विंडो होती है वैसे, जिसके अंदर हम थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं। थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, लिसिस लाइसिस मतलब उसको डिसॉल्व करना। तो क्लॉट को डिसॉल्व करना या घोलने का हमारे पास 4.5 घंटे का टाइम होता है और
जैसे ही हम स्ट्रोक, बिकॉज ये 4.5 घंटे समय नहीं लगता है, पता नहीं चलता है कितनी समय जल्दी से निकल जा रहा है। बिकॉज आप जाओगे हॉस्पिटल तब भी आपका इवैल्यूएशन होगा, तभी वो इंजेक्शन दिया जा सकता है कि भाई देना है या नहीं देना है। एक ये भी डिसीजन है, सारे स्ट्रोक के पेशेंट्स को नहीं दे सकते ये इंजेक्शन। तो जैसे ही आपको लगे कि पेशेंट को जो बी फास्ट वाले सिम्टम्स हैं, आप पेशेंट को तुरंत अपनी या तो कार में या किसी एम्बुलेंस में लेके नियरेस्ट न्यूरोलॉजी फैसिलिटी में जाइए, जहाँ पे न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजी सुविधा हो या न्यूरोलॉजिस्ट हो या अदर टीम हो, और वहाँ पे उसका वो लोग इवैल्यूएशन करेंगे। और जितना जल्दी हम जा सकते हैं, वो जो 400 उसकी वेट नहीं करनी है 4.5 घंटे की। यूजुअली रिजल्ट्स तभी आते हैं जब पेशेंट जल्दी पहुँचते हैं। एक पेशेंट का जहाँ पे ब्लड फ्लो रुका हुआ है, अगर आर्टरी से खून नहीं मिल रहा है एक एरिया में, एक होता है पेनम्ब्रा, एक होता है अम्ब्रा। अम्ब्रा मतलब वहाँ पे जो स्ट्रोक है वो पक्का हो गया या वो सेल्स डेड हो गए हैं। जो पेनम्ब्रा होता है, सो बेसिकली वो ऐसा रीजन होता है ब्रेन का जहाँ पे अगर हम क्लॉट को खोल देंगे तो वो बच जाएगा। और समय के साथ साथ जब हम टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, जैसे 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 3 घंटा हो रहा है, तो बेसिकली आपका पेनम्ब्रा अम्ब्रा में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सैल्वेज नहीं हो पाता, तो वो वापस नहीं आ पाता। अगर हम जल्दी क्लॉट को खोल देंगे तो हमारा जो डेड एरिया है वो छोटा ही रहेगा, अगर हम देरी लगाएंगे तो हमारा डेड एरिया बढ़ जाएगा। ब्रेन में हर एरिया एक फंक्शन कर रहा है, कोई आपकी मैथ्स की एबिलिटी को सॉल्व कर रहा है, कोई आपकी भाषा को बना रहा है, कोई आपकी ग्रामर को बना रहा है। जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम बैठे हैं, अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं, हमारे हाथ या पैर नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे को सेंसरी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो सेंसेशंस, वीकनेस, बैलेंस, स्पीच, मेमोरी, जब भी हम उस डेड एरिया को इंक्रीज करेंगे तो हमारा डेफिसिट मतलब जो डिसेबिलिटी होगी वो रह जाएगी लंबे समय के लिए। तो स्ट्रोक का मतलब जितनी जल्दी समझ आए उतनी जल्दी आप न्यूरोलॉजी फैसिलिटी में जाएं, ताकि कोई न्यूरोलॉजिस्ट या फिर एक स्ट्रोक टीम से जो भी उनका मेंबर है वो आपको इवैल्यूएट कर पाएँ, आपको समझ पाएँ आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर ज़रूरत है तो आपको क्लॉट डिसॉल्व करने का इंजेक्शन दे पाएँ। ओके, सो डॉक्टर, इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं? सो बेसिकली स्ट्रोक मैनेजमेंट यूजुअली न्यूरोलॉजी या न्यूरोसाइंसेस की टीम करती है। तो जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट होंगे या न्यूरोसाइंसेस की टीम होगी या जो कि एस्टैब्लिश्ड स्ट्रोक सेंटर्स हैं, वो वहीं पर स्ट्रोक का मैनेजमेंट हो पाएगा। सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो या उनकी टीम से कोई रेजिडेंट हो। दूसरा जो हो गया इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी। तीसरा आपका स्कैन की अवेलेबिलिटी, मान लीजिए उस हॉस्पिटल में स्कैन है या नहीं है। तो बेसिकली सारे हॉस्पिटल्स में ये तीनों चीज़ें, या जैसे डॉक्टर या टीम या फिर MRI या CT स्कैन, या मान लीजिए ये दोनों भी हैं लेकिन अगर इंजेक्शन ही नहीं है, या फिर मॉनिटरिंग करने के लिए एक सिस्टम नहीं है, तो मॉनिटरिंग, क्योंकि बेसिकली आप क्लॉट डिसॉल्व कर रहे हो, तो जब क्लॉट डिसॉल्व होगा तो ब्लीडिंग की रिस्क भी रहती है। यहाँ पे आप क्लॉट को घोल रहे हो तो आप कुछ एक ब्लड थिनिंग इंजेक्शन दे रहे हो, तो जब वो खुलता है तो ब्लीडिंग की रिस्क भी रहती है। तो जब तक हमारे पास मॉनिटरिंग टीम, न्यूरोलॉजिस्ट, बेसिकली ICU सर्विस, CT, MRI नहीं होगी, सिर्फ वो अकेला, अगर इंजेक्शन मान लीजिए किसी हॉस्पिटल ने रख भी लिया तो डिसीजन लेने के लिए भी कोई नहीं होगा और मॉनिटरिंग के लिए भी कोई नहीं होगा, तो वो सिस्टम सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो हमें ऐसी सुविधा पे जाना है, ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे ये चारों चीज़ें, जहाँ पे ICU फैसिलिटी हो, मॉनिटरिंग के लिए इंजेक्शंस हो, इमरजेंसी टीम स्ट्रोक रेडी हो, न्यूरोलॉजी सर्विसेज हो, तभी जाके वो इंजेक्शंस जो होंगे वो सक्सेसफुली तरीके से दिए जा पाएंगे और पेशेंट का जो हम डेड एरिया बचा पाएंगे। तो डॉक्टर, जब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें ब्रेन स्ट्रोक की, तो उसके ट्रीटमेंट में सर्जरी का भी कुछ रोल होता है? स्ट्रोक छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें, एक ट्री की ब्रांच है, एक ट्री की एक स्टेम है और उसके छोटी छोटी ब्रांचेस आगे जाके पेड़ बनाता है, तो आपकी जो खून की कोशिकाएं जो ब्रेन से जाती हैं, तो मेजर वेसल्स होती हैं, वो अंदर जाके डिवाइड करती हैं और बेसिकली आपकी मेजर वेसल्स भी आगे जाके मीडियम साइज वेसल्स बनाती है और उसके बाद छोटी वेसल्स भी होती है, सबसे छोटी। क्या ये छोटा स्ट्रोक है, क्या ये बड़ा स्ट्रोक है?
अगर मेजर स्टेम इन्वॉल्व हो रही है, स्टेम जैसे अगर ट्री की मेन शाखा इन्वॉल्व हो रही है तो बड़ा स्ट्रोक हो गया। तो बेसिकली आपके बड़े स्ट्रोक का मैनेजमेंट और स्मॉल स्ट्रोक का मैनेजमेंट अलग रहता है। और अगर तो बहुत ही बड़ा स्ट्रोक है, मान लीजिए एक मेजर वेसल्स जो कि नेक से मेजर जा रही थी और ब्लड वेसल्स को पूरे एक राइट या लेफ्ट साइड के ब्रेन को सप्लाई दे रही थी, तो यूजुअली पहली बात तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं हम थ्रोम्बोलिसिस करेंगे, कई बार वहाँ पे एक इंटरवेंशन होती है थ्रोम्बेक्टमी, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। सो यूजुअली क्लॉट को आप वायर डाल के या तो पैर से या हाथ से, सो इंटरवेंशनिस्ट होते हैं न्यूरो इंटरवेंशन, दे पुट अ वायर, वो वायर डालते हैं और उस थ्रोम्बस को खींच लेते हैं या सक कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा डिसॉल्व करते हैं ताकि मेजर वेसल खुले। उसकी विंडो हमारी पहली बात 16 घंटे की रहती है अगर मेजर या बिग वेसल स्ट्रोक हो। सो वो लाइफ सेवर भी होते हैं। ऑल्सो आपका जो डेफिसिट मतलब जो बचेगा डिसेबिलिटी, तो वो भी आपका लॉन्ग टर्म में कम रहता है। तीसरा जो होगा, ये तो इंटरवेंशन की बात हुई, एक तरीके से माइनर सर्जरी हुई, राइट। दूसरा रहता, मान लीजिए स्ट्रोक हो गया एक बड़ी वेसल में, तो एक अगर बड़ी आर्टरी बंद हुई है तो ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा डेड हुआ है। जब कोई भी ब्रेन टिश्यू डेड होता है तो उसके आसपास स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, जो कि दूसरे से तीसरे दिन आती है। तो जनरली आपकी पहले दूसरे तीसरे दिन तक बढ़ती है, तीसरे से चौथे दिन तक थोड़ी स्टेबल होती है, 7 डेज तक प्लेट्यू पे जाती है या स्टेबल होती है, उसके बाद ही नीचे आती है। तो जब बहुत बड़ा स्ट्रोक होता है, मान लीजिए एक ब्रेन का राइट या पूरा या लेफ्ट ब्रेन पूरा ही स्ट्रोक में आ गया है, चपेट में आ गया है, तो वो सूजन कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि जो ब्रेन अगर दो हैं, राइट और लेफ्ट, तो बीच की जो मिड लाइन बोलते हैं, जो बीच की वो मिड लाइन भी शिफ्ट हो जाती है। तो वो ये वाला जहाँ पे स्ट्रोक हुआ है उसकी स्वेलिंग लेफ्ट ब्रेन को भी कंप्रेस करेगी। तो उन पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत कई बार पड़ती है। और जनरली ब्रेन की एक फ्लैप, हम न्यूरोसर्जन को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पेशेंट जो है डिटीरियोरेट कर रहा है, यूजुअली 3rd-4th डे पे होता है, और उसमें जो बोन फ्लैप होती है वो हटा दी जाती है और वो पेट में लगा दी जाती है ताकि जो सूजन हो वो ब्रेन को कंप्रेस ना करे, स्किन से बाहर ही आए। तो स्किन की फ्लैप रहती है, तो स्किन बेसिकली स्किन तो स्ट्रेचेबल है, बोन स्ट्रेचेबल नहीं है, तो जनरली वो एक लाइफ सेवर प्रोसीजर होता है। तीसरा में एक तरीके से सर्जरी जहाँ पे होता है वो होता है जैसे कि अगर हेमेटोमा हो गया, स्ट्रोक, जैसे कि एक तो क्लॉट हो गया जिसकी हम बात करें डिसॉल्व करने की, एक ब्लीडिंग वाले स्ट्रोक जो होते हैं जिसमें कि ब्रेन हेमरेजेस होते हैं, जैसे कि सबड्यूरल हेमेटोमा हो गया, या फिर बेसिकली कई बार हाइपरटेंसिव हेमरेजेस भी होती है जिसमें बीपी हाई हो जाता है और ब्रेन के अंदर ब्लड की जो आर्टरी है वो फट जाती है। तो वहाँ पे भी कुछ केसेस में आपको ब्लड निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। तो वो हेमेटोमा इवैक्यूएशन मतलब निकाल देना, ये ड्रेन कर देना, पंप आपने ड्रिल किया और उसमें आपने सक कर लिया ब्लड को। सो दैट ऑल्सो इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। तो इस प्रकार से हमारे को न्यूरोसर्जिकल सपोर्ट भी पूरा चाहिए स्ट्रोक पेशेंट्स को जब हम हैंडल करते हैं। सो डॉक्टर, जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद पेशेंट्स में मेमोरी लॉस वगैरह ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं? तो वो सर्जरी की वजह से नहीं, क्योंकि अगर डेड एरिया पहले से ही डेड है, ब्रेन जो मेमोरी है वो बेसिकली एक, पहली बात तो कुछ एरियाज हैं जो प्राइमरीली मेमोरी के लिए हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल है, टेम्पोरल लोब होता है, बट देन जो मेमोरी हमारी है इट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स। हमें कुछ स्किल करनी है, हमें कुछ सीखना है, हमें पियानो बजाना, हमें कार चलानी है, हमारे को भाषा एक लैंग्वेज का पार्ट हो गया, वो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मेमोरी। नाम बोलना, नाम याद करना, स्किल सीखना, तो वो सारे आपके मेमोरी के डिफरेंट पार्ट है। हाँ, रिटेंशन की कोई पुराना इवेंट है उसको रिकॉल करना। सो आपका कौन सा ब्रेन का एरिया डैमेज हुआ है उस हिसाब से आपकी मेमोरी की इन्वॉल्वमेंट होती है। और उसी डोमेन की, मान लीजिए लैंग्वेज एरिया में है तो स्पीच की प्रॉब्लम होगी, वर्ड फाइंडिंग की डिफिकल्टी होगी, या फिर आप कुछ मुझे बोल रहे हैं और शायद मुझे ना समझ आए तो कॉम्प्रीहेंशन की प्रॉब्लम होगी। अगर बेसिकली किसी दूसरे एरिया में है तो शायद मैथ्स की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, राइट ओरिएंटेशन में होगी, या कपड़े पहनने में होगी, या विजन में प्रॉब्लम आ जाएगी कि सामने कप है मुझे शायद नहीं दिख रहा है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी लॉसेस कैन बी देयर। सो बेसिकली परफेक्ट। सो डॉक्टर, अगर फॉर एग्जांपल एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है ब्रेन स्ट्रोक का, सारे मेडिकेशंस वगैरह सब डन है, तो दोबारा भी चांसेस होते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के? रिकर होता है? बिल्कुल। जिस पेशेंट को एक बार स्ट्रोक हुआ है तो उसका रेकरेंस का चांस हाई रहता है, 2 to 3 टाइम्स, नंबर 1। नंबर 2,
आपको ये समझना है कि जो पहले स्ट्रोक हुआ वो क्यों हुआ. सो इटियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक या मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोक किस प्रकार से हुआ, क्योंकि पेशेंट को कुछ रिस्क फैक्टर रहे जिसकी वजह से वो स्ट्रोक हुआ, कि डायबिटीज़ थी, कोलेस्ट्रॉल था जो कि डिपॉजिट हो रहा था, कार्डियक प्रॉब्लम थी या हार्ट की तकलीफ थी, ब्लड थिक था किसी कारण से, या फिर कुछ वेसल्स की एबनॉर्मेलिटीज़ थी. तो वो अल्कोहल, स्मोकिंग है ना, आपकी बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें कि इंसुलिन लेवल्स हाई हो जाते हैं, कुछ रेस जो होते हैं दे आर प्रीडिस्पोज टू हैव स्ट्रोक्स. और इंडियन, मान लीजिए इंडियंस आर डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड. इंडियंस के अंदर जो ब्रेन की आर्टरीज हैं उनमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्नर्स. सो इंट्राक्रेनियल एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा है. सो पैटर्न ही डिफरेंट है. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें अगर एक पर्सन में है और एज बढ़ रही है, सो हाइपरटेंसिव भी हैं, तो वो सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर जो पहले थे वो बाद में भी रहेंगे, राइट. तो स्ट्रोक के रिस्क उन पेशेंट्स में जब तक हम रिस्क फैक्टर इवैल्यूएशन नहीं करेंगे और उसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो स्ट्रोक के रिस्क तो सेकंड टाइम के लिए रहेगी ही रहेगी. ओके, परफेक्ट. आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ब्रेन स्ट्रोक के क्या मेजर कॉजेज होते हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू वर्षा. आई होप ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा. अगर सेशन में जो इन्फॉर्मेशन हमने आज आपके साथ शेयर की है वो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें.